हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है यूपीएससी मेंस 2025 का जीएस 2 का पेपर कंडक्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से पेपर को एनालाइज भी कर लिया। उस एनालिसिस के बाद हमें क्या पता लगा कि पॉलिटी सब्जेक्ट से टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं जीएस 2 के पेपर में। नाउ इन द अपकमिंग 10 वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन पर वीडियो इन डिटेल। इससे आपको दो फायदे होंगे। नंबर वन, एक तो पता लग जाएगा कि पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, टफ थे, इजी थे एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नंबर टू, आंसर राइटिंग में हेल्प होगी। कैसे? आंसर राइटिंग के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको तीन मेन चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, और कंटेंट क्या लिखना है आंसर में। इन दीज वीडियोस वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन दीज थ्री एस्पेक्ट्स ओनली। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो देखेंगे, और कंटेंट लिखना क्या है वो भी देखेंगे। सो टेकिंग अप वन क्वेश्चन इन ईच वीडियो सो दैट आपके लिए भी इजी रहे। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी सब्जेक्ट के थे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 मार्कर्स के थे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 18 ये 15 मार्कर्स थे। 10 मार्कर्स 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 2 पेजेस में आंसर लिखना होता है। एंड 15 मार्कर्स 3 पेजेस मिलते हैं आपको एंड 250 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना होता है। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ने पूरा, छोटा सा ही बोर्ड है वो भी पूरा ले लिया है। द क्वेश्चन नंबर 1 वाज लेंदी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। डिमांड मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आंसर किस बारे में लिखना है, उसी हिसाब से आंसर की स्ट्रक्चरिंग होती है। सबसे पहला स्टेप होता है डिमांड को आइडेंटिफाई करना। और डिमांड कैसे आइडेंटिफाई होती है? डायरेक्टिव वर्ड्स को देख के। डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एक्सप्लेन, ये सारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इन्हीं डायरेक्टिव वर्ड्स को देखकर क्वेश्चन की डिमांड समझ आती है। Now first let us read the question. It says discuss. पहला डायरेक्टिव वर्ड यही मिल गया, discuss the corrupt practices for the purposes of the RPA, Representation of People Act 1951, full stop. पहले डिमांड, पहला फुल स्टॉप, पहली लाइन यहाँ खत्म हो गई। आंसर की हमें पहली चीज क्या आंसर करनी है, हमें डिस्कस करना है करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये आपका टॉपिक एक्सप्लिसिटली मेंशन है सिलेबस में, आरपीए 1951। तो सिंपल सी बात है, आप ये पढ़ के जाओगे तो आप इसमें 100% पढ़ोगे करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इस एक्ट में। ये बहुत ईजी पार्ट है क्वेश्चन का। ये हमें, अगर नोट्स हमारे पास हमने पढ़े हैं तो आता होगा, हमें सिंपली उन्हें डिस्कस करना है। जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट 1951, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इस एक्ट के अंदर दी हैं वो स्टेट करनी है। ठीक है, सिंपल। ये हमारी पहली डिमांड हो गई। सेकंड, आगे पढ़ते हैं। एनालाइज। ये सेकंड डायरेक्टिव वर्ड मिल गया, एनालाइज। क्या एनालाइज करना है? वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स and or their associates disproportionately to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. Tough, very tough. उन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी आपसे, एंड लेट मी टेल यू, ये नहीं आती होगी बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा इसका आंसर। एंड हमें इसे एनालाइज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले एनालाइज का मतलब समझ लेते हैं। जब भी डायरेक्टिव वर्ड एनालाइज होता है तो आपको उसकी दोनों साइड्स दिखानी होती हैं। सिंपल भाषा में, यस द पॉजिटिव एस्पेक्ट, नो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ये सिंपल सा मतलब है एनालाइज का। एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड और देयर एसोसिएट्स डिसप्रोपोर्शनली टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस। अब इसका मतलब समझते हैं। लेजिस्लेचर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं तो उनको फॉर्म 26 भरना पड़ता है। फॉर्म 26 में वो अपनी सारी डिटेल्स अबाउट पर्सनल, फाइनेंशियल, कोई भी लीगल डिटेल है वो भरते हैं।
उस फॉर्म 26 में वो अपनी इनकम भी भरते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम भी दिखाते हैं कि कहाँ से उनको इनकम आ रही है और वो कितनी है। अगर तो वो इनकम और उनके पास एक्चुअली जो वेल्थ है, एक्चुअली जो एसेट्स हैं, उसमें मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि किसी कैंडिडेट ने फॉर्म 26 में भरा है कि उसकी 10 लाख एनुअल इनकम है, 10 लाख रुपए कमाता है एक साल में, बट यू नो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके पास कहीं से तो उसने अभी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, एंड वो पब्लिकली उसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और सबको पता है। तो यहाँ मिसमैच है, वो इतना कमा ही नहीं रहा है जितने की उसने प्रॉपर्टी है उसके पास। तो यहाँ मिसमैच हो गया बिटवीन डिस्क्लोज्ड इनकम जो उसने फॉर्म 26 पे अपनी इनकम दिखाई है वर्सेस एसेट्स जो उसके पास एक्चुअली हैं। सो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि वेदर इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर और उनके एसोसिएट्स डिसप्रपोर्शनल, मतलब मिसमैच है अगर, टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम जो उन्होंने फॉर्म 26 में भरे हैं, क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी कि नहीं, ये पूछा है। क्या वो मिसमैच बिटवीन डिस्क्लोज्ड इनकम एंड एक्चुअल एसेट्स एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी कि नहीं। करप्ट प्रैक्टिस किस बेसिस पे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस ना वन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस है अंडर आरपी एक्ट 1951। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आना वोटर की कैपेबिलिटी पे। मैं एक वोटर हूँ, मैं वोट देने जा रही हूँ, अगर कोई लेजिस्लेचर है जिसके पास कहीं से तो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है और उस पैसे से वो मुझे ब्राइब कर रहा है, वो मुझे कैश या कोई फॉर्म का गिफ्ट दे रहा है कि आप मुझे वोट दो, तो ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है वोटर पे। तो ये पूछ रहा है कि क्या वो मिसमैच एक अनड्यू इन्फ्लुएंस और हेंस से करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा कि नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके लिए ना आपको दो मेन केस लॉस पता होने चाहिए जो कि हम डिस्कस करेंगे आंसर में। ठीक है, जब कंटेंट डिस्कस करेंगे तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया कि पहले हमें डिस्कस करना है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, फिर एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब यस कि ये करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी, या नो ये करप्ट प्रैक्टिस कब नहीं मानी जाएगी, वो भी दिखाना है। तो इसके लिए हमें पता होने चाहिए दो मेन केस लॉस। ठीक है, तो दैट विल बी द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। तो स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, मेन बेसिक हर आंसर में कैसे स्ट्रक्चरिंग होगी। इंट्रोडक्शन, फिर आंसर की बॉडी लिखेंगे एंड देन कंक्लूजन। जो आंसर की बॉडी है वो जो हमने पहले डिमांड डिस्कस की है, डायरेक्टिव वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग द आंसर बॉडी विल बी स्ट्रक्चर्ड इनटू डिफरेंट हेडिंग्स। जो जितनी डिमांड उतनी हेडिंग्स ऑफ द आंसर बॉडी इन द आंसर बॉडी। अब हर हेडिंग के अंदर पॉइंट फॉर्मेट में ट्राई करना है आंसर लिखने का। ईच पॉइंट शुड हैव एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल या कुछ केस लॉ इन द केस ऑफ पॉलिटी सब्जेक्ट देंगे टू सब्सटैंशिएट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट आरपीए एक्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड इन पर्टिकुलर आरपीए में भी करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में है। सो वही चीज इंट्रोडक्शन में जाएगी कि आरपीए एक्ट क्यों लाया गया, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। आरपीए एक्ट के अंदर ही करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 डिस्कस होती हैं। सो दिस वी कैन मेंशन इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ दैट वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट। इससे यही दिख जाएगा एग्जामिनर को। सो ये जो लिखा है करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट 1931 सेक्शन 123, बेसिकली 123 पार्ट 1 से लेकर 8 के अंदर डिस्कस होती है। तो ये चीज इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन लेट अस कम टू योर आंसर बॉडी। पहली डिमांड क्या थी, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट। सो पहली हेडिंग यही आएगी, करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट। फिर उसके अंदर टोटल 8 करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस, बूथ कैप्चरिंग, appeal to voters on the basis of caste, religion, promotion of hatred or enmity among voters. ऐसे ही total 8 provisions है that I will list down somewhere in the video that you can refer the content from there. तो ये 8 points under section 123 to 18 ये mention कर देंगे. This I suppose that we should study while we are preparing for the exam because ये चीज सीधा सीधा लिखी हुई है syllabus में. ठीक है. Now the second heading would be, क्या थी सेकेंड डिमांड, एनालाइज वेदर द डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन एसेट कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस सो दैट हेंस करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट। तो पहली हेडिंग होगी कि हाँ कौन से केस में बोला है, कौन सा केस लॉ है जिसमें बोला है कि डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एसेट्स करप्ट प्रैक्टिस होती है,
in Lok Prahari versus Union of India 2018. In this particular case law, Supreme Court has ruled that when this happens, when there is a mismatch between your actual income and disclosed assets, then it amounts to undue influence and hence a corrupt practice. क्यों? जब आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है तो आप बाय द मीन्स ऑफ कैश गिफ्ट से अपने वोटर को इन्फ्लुएंस ला सकते हो. That amounts to undue influence and hence a corrupt practice. So in this particular Lok Prahari versus Union of India 2018, this you should know. वरना आप एक क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, किस बेसिस पे दोगे? तो इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ ये करप्ट प्रैक्टिसेस मानी जाएगी, एक ब्रॉड रिव्यू दिया है. ठीक है, इस पे एक ब्रॉड एक रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच दी है सुप्रीम कोर्ट ने, एक ब्रॉड स्टांस लिया है, ब्रॉड मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया है कि कुछ भी मिसमैच हो कितने भी लेवल का, वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी. नाउ इन द थर्ड हेडिंग, व्हेन डज इट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ करप्ट प्रैक्टिस, कब वो मिसमैच करप्ट प्रैक्टिस नहीं होता है. हियर यू हैव द केस अजमेरा श्याम वर्सेस कोवा लक्ष्मी 2025. द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस केस लॉ की जो फाइनल जजमेंट आई है ना, वो 14 अगस्त को आई है. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फाइनल स्टांस लिया है, just 1 week before mains. 2024 में this person Ajmera Sham ने हाई कोर्ट में so Kova Lakshmi is a MLA from Telangana. MLA है तेलंगाना से. अजमेरा शाम जी ने इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी कि कोवा लक्ष्मी जी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं किए हैं. 4 साल 2018 से लेकर 22 तक इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम में नील भरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए. तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी. हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी, तो वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 14 अगस्त 2025 को इन सपोर्ट ऑफ कोवा लक्ष्मी अपना स्टैंड लिया है कि एक माइनर डिफॉल्ट, एक माइनर टेक्निकल फॉल्ट डज नॉट अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड हेंस अ करप्ट प्रैक्टिस. उन्होंने बोला है जब तक ये जो मिसमैच है ये सब्सटैंशियल नहीं होगा, सब्सटैंशियल अमाउंट का नहीं होगा और मटीरियली इफेक्ट नहीं कर रहा है इलेक्शन आउटकम को, जो इंटेंट है कैंडिडेट की और जिस अमाउंट से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मटीरियली, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है वोटर्स की वोटिंग कैपेसिटी को और इलेक्शन के आउटकम को, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी. अगर वो एक सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है, मियर टेक्निकल फॉल्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सो यहाँ पर उन्होंने फैक्ट सेंसिटिव अप्रोच लिए. सो इन द प्रीवियस केस लोक प्रहारी केस उन्होंने एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया कि कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो हाँ वो करप्ट प्रैक्टिस है, कुछ भी मिसमैच है किसी भी लेवल का, किसी भी कम लेवल का ज्यादा, तो हाँ वो मिसमैच है. यहाँ एक इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं किया गया है और बाकी सारे डिटेल्स दी हैं, उन्होंने अपने इनकम डिस्क्लोज किए हैं और भी लीगल डिटेल्स डिस्क्लोज किए हैं, बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है, तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी. दिस वाज गिवन दिस वाज द फाइनल स्टांस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 14 अगस्त और मेंस का पेपर था आपका 22 अगस्त को. सो ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है. ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आंसर. आपको ये दो केस लॉस तो पता ही होने चाहिए, तभी ये आंसर अच्छे से हो पाएगा. देन इन कंक्लूजन यू कैन राइट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नीड क्या है. You can mention the name of committees which suggest electoral reforms, in particularly with reference to corrupt practices. So this will be the final structure and content related to your answer. Now any doubts you can write down in the comment section. You can reach out to my Telegram channel. वहाँ पे direct message का feature है. You can ask me directly there. And now we will discuss the question number 2 in the next video. Thank you so much.